Hey guys, hi everyone. Good evening, adab, namaskar, sat sri akal. Sorry for starting the session a little late because the lights went out. इंटरनेट कनेक्शन में जब तक वापस आया 4-5 मिनट में लेट हो गया. माफी चाहूंगा उसके लिए. और आज आप सबका स्वागत है इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ डेमो ऑफ इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, जहां मैं आप लोगों को कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करवाने वाला हूं अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम. With a quick recap of what we did into the preceding session guys, एक पिछले सेशन का रिकैप लेंगे और आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करेंगे. आई होप मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं सब मस्त है, स्वस्थ है और आज के लिए तैयार हैं. दोस्तों, इन द प्रीसीडिंग सेशन व्हाट वी डिड वाज द टैक्स रिजाइम, द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था फॉर द टैक्स ईयर 2026-27 हमारी भारत देश की सरकार ने फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन 2 टैक्स रिजाइम्स दी हैं. हम दोनों में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं विच इज मोर बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. जिसमें पिछले सेशन में हम लोगों ने डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में सेक्शन 115 BAC में, आवाज बढ़ाओ, आवाज नहीं आ रही है, जस्ट हो. अभी देखना आवाज ठीक है, अभी देखना आवाज ठीक है गाइस. एक बार मेरे को कंफर्म करिए क्या मेरी आवाज आप लोगों तक अभी लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है. वैसे तो मैंने यार वॉल्यूम फुल रख रखी थी लेकिन फिर भी अभी बेटर है आवाज एंड मैनेजेबल. यस, ओके. सो व्हाट वी डिड इन द प्रीसीडिंग सेशन वाज द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. एंड जो याद करा होगा आप लोगों ने, और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, पहले हम उस होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे बिकॉज दैट इज हाउ इट्स गोना स्टे इन आवर मेन बैच ऑल्सो, कि हम जो होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं, देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन. आज के प्रोविजंस करेंगे विच विल बी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द अदर मेथड विच इज नोन एज ऑप्शन देना पड़ता है. एंड मोर देन 24 लाख, 24 लाख से ज्यादा हो तो 30% इज द रेट ऑफ टैक्स दैट यू विल हैव टू पे. Sir, if individual is engaged in business and profession, then will he able to opt between the regimes or he has to choose one strictly? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हमारे दोस्त दुष्यंत ने. खैर दुष्यंत, ये चीज मैं जो मेन बैच होता है उसमें सिखाता हूं, लेकिन आपने अब जब क्वेश्चन पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे दोस्त ने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब. अगर कोई इंसान बिजनेस प्रोफेशन करता है तो सरकार ये मानते हुए चलती है कि जब आप रिटर्न फाइलिंग करने जाते हैं और आप जब टैक्स जमा कराने जाते हैं तो आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑप्ट करेंगे. इसीलिए उसका नाम भी है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, कि माना जाएगा कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑप्ट करेंगे. लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है टू ऑप्ट फॉर, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम छोड़कर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, जिसे ओल्ड टैक्स रिजाइम भी बोला जाता है, आप उसमें चले जाएं और कंटिन्यूअसली जितने सालों के लिए आप ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना चाहते हैं आप कंटिन्यूअसली ऑप्ट कर सकते हैं. आप बीच में ब्रेक नहीं करिएगा. आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के लिए जितना आप कंटिन्यूअसली फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपने लेट्स से आफ्टर 3 इयर्स डिसाइड किया कि मेरे को डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑप्ट करना है और आप ओल्ड टैक्स रिजाइम को छोड़कर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में वापस आ जाते हैं, तो फॉर नाउ ऑनवर्ड्स आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में ही रहना पड़ेगा. इन केस ऑफ अ बिजनेस एंड प्रोफेशन आपको एक बार डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन है एंड यू आर अलाउड टू ऑप्ट द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, द ओल्ड टैक्स रिजाइम फॉर कंटिन्यूअस नंबर ऑफ ईयर्स एज लॉन्ग एज यू विश. बट वंस यू कम बैक टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, फिर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम पर ताला लग जाएगा गाइस, एंड यू विल ओनली बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. हाउएवर, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं. आवाज में इश्यू हो रहा है, बीच में अजीब सी वॉइस आ रही है. ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार बेटा. सारी चीजें तो मैंने वॉल्यूम का चेक किया है. आई थिंक अगर मैनेजेबल है तो आज मैनेज करिए खुशी बेटा,
नेक्स्ट क्लास में एक बार मैं और एक टेक्नीशियन के साथ बैठ के उसको चेक करवा लूंगा। आज के लिए मैनेज कर लीजिए बेटा। ऑलराइट, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक साल डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर लें, अगले साल ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो कर लें, फिर ऑप्शनल टैक्स रिजाइम फॉलो कर लें, फिर डिफॉल्ट, फिर ऑप्शनल, फिर डिफॉल्ट, फिर डिफॉल्ट, 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 ऑप्शनल, ऑप्शनल, ऑप्शनल। उसमें आपकी मर्जी है, आप जैसे फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ अ पर्सन हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन, वहां पर सरकार ने क्या बोला है दोस्तों, सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। ऑलराइट गाइस, कि एक बार आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम को ऑप्ट आउट करके आप ओल्ड में जा सकते हैं, लेकिन फिर अगर आप वापस आ गए तो फिर आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ही ऑप्ट करके रखना पड़ेगा। आइए गाइस, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, आई होप आप लोगों ने किया होगा। अज्यूमिंग द इंडिविजुअल विशेस टू ऑप्ट फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC, इग्नोरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC को इग्नोर करना है। खैर मैंने अभी HEC के बारे में पढ़ाया भी नहीं है तो इसे वैसे भी इग्नोर करें। सर कल CA डे पे मुकाम बैच लाइव लॉन्च होगा क्या? यस यस यस, लाइव लॉन्च होगा गाइस, एंड आप लोगों को सारे टीचर्स से मिलने का मौका मिलेगा एंड आप लोग दोस्तों सारी चीजें जान पाएंगे रिगार्डिंग द मुकाम बैच। आ जाओ भाई। मिस्टर शांतनु, एजेड 67 years, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैविंग इनकम ऑफ 13,64,000। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा, अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया एजेड 67 years, खैर इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम द रेसिडेंशियल स्टेटस एज वेल एज द एज डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपकी कितनी इनकम है, एंड दैट इज 13,64,000 विच फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। ये इस कैटेगरी में आता है 13,64,000। अब दोस्तों अपने शस्त्र उठा लो गाइस, कैलकुलेटर्स आउट। और कैलकुलेटर्स से याद होगा दोस्तों आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, जिसमें 60,000 रुपीज का तो टैक्स देना ही देना है अप टू 12 लाख रुपीज, और जितनी इनकम 12 लाख से ज्यादा की होगी उस पर 15% गाइस। तो इधर देखिएगा 12 लाख 12 लाख रुपीज, उसका 12 लाख रुपीज से जितना ऊपर है 1,64,000, उसका 15% 24,600 प्लस 60,000, तो सबसे पहले का टैक्स निकल कर आता है 84,600। कितना निकल कर आता है दोस्तों टैक्स? 84,600 आपका टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है। ये देखते हैं क्या हमारा आंसर मैच करता है। जी हाँ, आंसर बिल्कुल मैच करता है। अगले वाले केस का बताइए, 18,30,000 रुपीज, 18,30,000 रुपीज, फटाफट। 18,30,000 रुपीज दोस्तों इस वाले सिनेरियो में आता है 18,30,000 रुपीज। 18,30,000 रुपीज पर व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी? 1,20,000 रुपीज तो देना ही देना है, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड 16 lakhs। तो 16 लाख से जितनी ज्यादा है उसका 20%, तो 2,30,000 रुपीज, इसका 20% प्लस 1,20,000 रुपीज निकल कर आता है 1,66,000 रुपीज। क्या मैच करता है? हाँ जी, 1,66,000 रुपीज हमारा मैच करता है। वेल डन। एंड द लास्ट सिनेरियो गाइस, मिस्टर टन्नन, एजेड 80 years, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 28,72,000 रुपीज। इधर देखिएगा गाइस, इधर देखिएगा गाइस, यहां पर 28,72,000 रुपीज, यहां पर आपका इस वाले सिनेरियो में आएगा 28,72,000 रुपीज। लाख रुपीज का टैक्स देना है, एंड एनीथिंग अबव 24 लाख विल बी सब्जेक्ट टू अ 30% टैक्स लायबिलिटी। तो आउट ऑफ 28,72,000 अगर हम 24 लाख हटाएं तो बचा 4,72,000 रुपीज, इसका 30% प्लस 3 लाख रुपीज, तो आपका टोटल निकल कर आता है 4,41,600। 4,41,600 गाइस, 4,41,600 इज द करेक्ट आंसर। इधर देखो भैया, क्या मैच कर गया है दोस्तों आप लोगों के सारे आंसर्स? है या ना गाइस? मेरे को एक बार कंफर्म करके बताइएगा, क्या आप लोगों को जो स्ट्रीमिंग है वो चलती जा रही है, बफर हो रहा है?
कल तो इतना हमारा अच्छा सेशन चला, आज थोड़ा सा इंटरनेट ने, लाइट ने परेशान कर रखा है। एक बार मेरे को कंफर्म करिएगा बिफोर आई एक्चुअली टेक यू ऑन टू द प्रोविजन दैट आई हैव टू टीच यू टुडे। नहीं तो मैं 1 मिनट के लिए स्ट्रीमिंग रोककर सारे सिस्टम्स को फिर से चेक करके, सर सही चल रहा है सेशन। आर यू श्योर? चलो फिर कंटिन्यू रखेंगे। आ जाओ भाई, एक बार मैं चेक कर ले। यस सर, आ जाओ भाई बच्चा पार्टी, लेट्स गेट गोइंग गाइस। हम लोगों ने होमवर्क को दोस्तों वो कर लिया है, चेकआउट कर लिया है, एंड आई होप जिन जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था उन्होंने भी अब मेरे साथ यहाँ पर कवर अप कर लिया है। There are certain conditions to be satisfied for availing concessional rate of tax, which is the default tax regime. लेकिन ये कंडीशंस मैं यहां पर आपको नहीं सिखा रहा हूं, ये कंडीशंस मैं आपको सिखाऊंगा इन द मेन बैच। तो यहां पर आई एम फोकसिंग ऑन द अदर टैक्स रिजाइम विच इज द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम। ये कंडीशंस हम लोग करेंगे, बट दीज कंडीशंस विल बी टेकन केयर ऑफ इन द मेन बैच। ओके, आ जाओ गाइस, यहां पर अभी हम डेमो क्लास कर रहे हैं, तो मैं पहले चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करें अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम, द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम जिसे बोला जाता है। अब ऑप्शनल टैक्स रिजाइम के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, मतलब 3 स्लैब रेट्स हैं। तो अगर हम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में आते हैं तो वहां एक ही स्लैब रेट है और वहां हमें एज, रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता। हाउएवर अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम के अंदर 3 स्लैब रेट्स आएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन जिसकी आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे, उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आउट ऑफ द 3 कौन सी एप्लीकेबल होगी टू दैट पर्सन। करेगा इस, आ जाओ। इफ द इंडिविजुअल ऑप्ट्स टू बी टैक्स अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम नोन एज ओल्ड टैक्स रिजाइम, कहते हैं फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल मैन और वुमेन। अब यहां पर किसकी बात हो रही है दोस्तों? दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट HUF, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट AOP, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट BOI और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल पर्सन विच इज इंडिविजुअल, और वो भी रेसिडेंट होना चाहिए भारत देश का। रेसिडेंट वो होता है जो हिंदुस्तान में ज्यादा वक्त रहे। डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन द सेकंड चैप्टर जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है। अगर आप हिंदुस्तान में एक सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ डेज से ज्यादा रहते हो तो आपको भारत देश का रेसिडेंट बोला जाता है। तो जो अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम जो हमारे लिए स्लैब रेट एप्लीकेबल है, पहली वाली वो एप्लीकेबल है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल man or women who is of the age of 60 years or more but up to 79 years at any time during the tax year, जिन्हें अपन प्यार से क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन। क्या बोला है दोस्तों? the one who attains the age of 60 years but up to 79 years at any time during the previous year। मतलब सरकार ने कहा कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से लेकर 79 ईयर्स के बीच में है, तो आपके लिए स्लैब रेट नंबर 1 लगेगी इफ यू ऑप्ट फॉर द ओल्ड टैक्स रिजाइम। अब ध्यान से मेरे को बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को यस और नो में आंसर करना है वेदर दिस स्लैब रेट नंबर 1 विल बी मेड एप्लीकेबल और नॉट। एंड एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, अंकल आंटी हमारे सीनियर सिटीजन लग रहे हैं। आंटी वो फुग्गा फुला, वो फूक मार के बबल्स बना रही है, एंड अंकल के पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन हंसना। हाँ जी गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा, जो हमारा टैक्स ईयर है वो कौन सा है? 2026-27। जो कब से चालू होगा गाइस? एवरीबडी हैज टू आंसर मी। कब से चालू होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of April 2026 and it will end on 31st of March 2027। लेट्स से दोस्तों मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स जिनकी एज 60 ईयर्स की हुई, ही अटेन्ड द एज ऑफ 60 ईयर्स
let's say on the 8th of September 2026, यहां पर दोस्तों लेट्स से मिस्टर वाई हैं, इनकी एज भी 60 इयर्स की हुई ऑन द 18th of December 2026, और एक है मिस्टर जी जिन्होंने 60 इयर्स की एज अटेन करी ऑन द 28th of March 2027. अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा गाइस कि आउट ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जी, इन तीनों में से किनके लिए स्लैब रेट नंबर 1 लगेगी? इज इट फॉर मिस्टर एक्स, इज इट फॉर मिस्टर वाई, और इज इट फॉर मिस्टर जी, और इज इट फॉर ऑल द 3? क्या ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है या फिर मिस्टर एक्स के लिए ही एप्लीकेबल होगी? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. फटाफट एवरीबडी, द मोर यू गाइस पार्टिसिपेट द बेटर इट बिकम्स. हाँ जी गाइस, सर इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल. वेल डन खुशी, वेल डन मयंक. क्योंकि क्या बोला है, इफ यू आर बिटवीन द एज ऑफ 60 to 79 at any time during the previous year, तो even if you attain the age of 60 years on the 28th of March, साल खत्म होने से 4 दिन पहले भी अगर आप 60 इयर्स के हुए हैं तो आपको सीनियर सिटीजन का दर्जा दिया जाएगा. अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया दोस्तों, और सरकार ने कहा कि इफ यू अटेन द एज ऑफ 60 इयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, इफ यू अटेन the age of 60 years on 1st of April 2027. यहां पर देखिएगा, लेट्स से यहां पर मैं बना देता हूं मिस्टर ए, और मिस्टर ए की बर्थडे आती है 1st अप्रैल को, और 1st अप्रैल 2027 को ध्यान से देखिएगा, 1st अप्रैल 2027 को ही अटेन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स. तो क्या इन्हें भी सीनियर सिटीजन का दर्जा दिया जाएगा? सरकार ने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ 1 डे वी शुड नॉट डिनाई द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजन स्लैब रेट. तो सरकार ने ये पूरे साल का टाइम पीरियड तो दिया ही दिया. इस पूरे साल में अगर आप किसी भी दिन सीनियर सिटीजन हुए हैं तो आपको सीनियर सिटीजन स्लैब रेट, जो फर्स्ट स्लैब रेट है, उसका बेनिफिट दिया जाएगा. However, if you also attain the age of 60 years on the first day of the year succeeding the tax year, मतलब on the 1st of April 2027, then also you will be considered to be a senior citizen for the tax year 2026-27. सरकार ने एक दिन का रिलैक्सेशन दिया है. So what if Mr. B, एक मिस्टर बी भी बना दीजिए. मैंने कहा अभी बना देते हैं. बताओ भाई, कह रहे हैं सर मिस्टर बी की बर्थडे आती है ऑन द 2nd of April, एंड 2nd April 2027 को वो 60 इयर्स के हुए हैं, तो क्या उन्हें सीनियर सिटीजन माना जाएगा? क्या इन्हें सीनियर सिटीजन माना जाएगा? सरकार ने कहा नहीं, सिर्फ एक दिन का रिलैक्सेशन है, बट नॉट फॉर 2 days, बट नॉट फॉर 2 days. ऑलराइट, अभी देखिएगा दोस्तों, नीचे जो मैंने हैंड बनाया हुआ है दोस्तों, दिस इज वन इंपॉर्टेंट नोट. कहते हैं अ रेसिडेंट इंडिविजुअल हु अटेन्स द एज ऑफ 60 इयर्स ऑन 1st April 2027 shall be considered a senior citizen for the tax year 2026-27. क्या उसे भी सीनियर सिटीजन माना जाएगा? द आंसर इज यस. So Mr. B will not be considered to be a senior citizen because he attained the age of 60 years on the 2nd of April. लेकिन बस एक दिन के लिए सरकार ने रियायत दी है. Alright guys, now let us start computing tax liability for resident individual senior citizens for the tax year 2026-27 if they have opted for the optional tax regime, जहां सबसे पहले अप टू 3 लाख रुपीस नो टैक्स, 3 लाख से 5 लाख रुपीस तक 5% टैक्स लायबिलिटी लगेगी, 5%. फिर 5 लाख से 10 लाख रुपीस तक 10,000 रुपए तो देना ही देना है, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 5 लाख रुपीस. एंड लास्ट, इफ द इनकम इज मोर देन 10 लाख रुपीस,
1,10,000 रुपीज तो देना ही देना है, प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 10 लाख रुपीज। इट इज अगेन स्लैब रेट है दोस्तों, और आप लोग बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरे साथ एक कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं? एंड देन वी विल हेड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। एक कैलकुलेशन करेंगे, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। लेट्स से दोस्तों, एक है, मैं यहां पर लिखता हूं मिस्टर पी, एजेड 72 ईयर्स, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत देश के रेसिडेंट हैं और ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं, और इनकी इनकम है 15,70,000 रुपीज, 15,70,000 रुपए की इनकी इनकम है। तो क्या आप लोग मेरे लिए टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे? सर आपके साथ निकालेंगे। चलो जी, सबसे पहले क्या बोला? अप टू 3 लाख रुपीज कोई टैक्स नहीं है। तो आउट ऑफ 15,70,000 रुपीज, 15,70,000 रुपए में से आपको पहले 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील। 2,81,000 बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, वेल डन। लेट मी ऑल्सो रीच आउट टू 2,81,000। फिर बोला 3 लाख से 5 लाख, तो कहते हैं नेक्स्ट 2 लाख रुपीज, अगले 2 लाख पे, क्योंकि 3 लाख से 5 लाख तक का बोला है। नेक्स्ट 2 लाख पर 5% लगेगा, विच विल कम आउट टू बी 10,000 रुपीज। फिर बोला है 5 लाख से 10 लाख, तो नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर द टैक्स दैट विल बी लिवाइड विल बी एट द रेट 20%। तो 5 लाख का 20% निकल कर आता है 1 लाख रुपए। एंड रिमेनिंग जितना 10 लाख से ऊपर है, विच इज 5,70,000 रुपीज, और इसका कितना परसेंटेज निकल कर आएगा गाइज? इसका परसेंटेज निकल कर आएगा एट द रेट 30%। आज चॉकलेट मिलेगी क्या? नहीं आज आप दूसरी बार कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा, तो आज अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी, बट डू नॉट वरी अबाउट इट। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस आएंगे जहां पर चॉकलेट बटेगी गाइस। और कई जगह अगर पूरे बैच में से कोई नहीं बता पाया तो पूरा बैच मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएगा। चैलेंज वो भी रहेगा गाइस कि अगर आप लोगों ने बता दिया तो मैं दूंगा, और अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो आप लोगों को मेरे लिए लानी पड़ेगी। मेरे को भी पसंद है चॉकलेट, मुझे भी चाहिए। खुशी बेटा, क्वेश्चन आंसर राउंड में सबसे पहले सही आंसर करेंगे तो आपको भी चॉकलेट मिलेगी। हाँ जी गाइस, हमारा यहां पर आंसर आ गया है फॉर मिस्टर पी, एंड दैट इज 2,81,000। हमेशा ध्यान रखिएगा गाइस कि आप लोगों को ना स्लैब रेट में कभी भी डायरेक्टली अगर आप किसी पॉइंट पे जंप कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि यू ऑलवेज फॉलो द प्रोटोकॉल। पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, प्रेजेंटेशनली आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। फिर 3 लाख से 5 लाख मतलब फॉर द नेक्स्ट 2 लाख रुपीज 5% लगाया। अगर एमसीक्यू आता है, लेट्स से एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू के केस में हाउ आर वी सपोज्ड टू डू गाइस? एमसीक्यू के केस में अपने अस्त्र शस्त्र उठाना। आपको पता है 10 लाख रुपए तक का तो मेरा टैक्स है 1,10,000, और जितनी 10 लाख से ज्यादा की इनकम है उस पर 30%। तो आउट ऑफ 15,70,000 रुपीज अगर आप 10 लाख रुपए हटा दोगे तो आपका बचेगा 5,70,000 रुपए, 5,70,000, एंड 5,70,000 का 30% निकल कर आया 1,71,000 प्लस 1,10,000, तो आपका 2,81,000 निकल आएगा। वी विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम जब आप एमसीक्यू सॉल्व आउट करेंगे। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज गो अहेड विद योर रिक्वेस्ट, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सर जो सीए डे पे 20% ऑफ है उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड करवा दीजिए प्लीज। देखो बच्चों, ये ना थोड़ा सर के हाथ में रहता है। मैं एक बार रिक्वेस्ट डाल दूंगा इन द फैकल्टी ग्रुप कि बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग रिजल्ट आने तक का शायद वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम चाहेंगे। तो आई विल पुट अप अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर फ्रंट इन द फैकल्टी ग्रुप। ओके, आ जाओ भाई। Compute the tax liability of Mr. Ankit, aged 64 years, resident of India in the following cases, assuming he opts out of the default tax regime. He opts out. अब ध्यान से देखिएगा, ये लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। Assuming he opts out, इसका क्या मतलब है कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑप्ट नहीं कर रहा है,
और अगर कोई इंसान डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम ऑप्ट नहीं कर रहा है तो कौन सी टैक्स रिजाइम ऑप्ट करेगा? ही विल बी ऑप्टिंग द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम विच इज नोन एज द ओल्ड टैक्स रिजाइम। अब ध्यान से देखिएगा, HEC का फुल फॉर्म होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, विच इज एक्चुअली लिवाइड एट द रेट 4%। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है ना, जैसे ये यहां पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई, दिस इज नॉट द फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ये 2,81,000, इसके ऊपर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है एट द रेट 4%। लेकिन क्योंकि वो प्रोविजन में आने वाले सेशंस में सिखाऊंगा, इसीलिए मैंने जो बेसिक्स क्वेश्चन बनाया उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का प्रोविजन हटा दिया है। तो मैं अगर आपको यहां पर बताऊं तो इस वाले केस में इसका 4% निकल कर आता है 11,240, टैक्स लायबिलिटी का 4% निकलता है और आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा इक्वल्स टू 2,92,240। दिस इज द फाइनल टैक्स लायबिलिटी दैट वी नीड टू पे टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। 5,90,000 is the first. There are 3 scenarios, there are 3 cases. ये 3 केसेस में से पहला केस मैं आप लोगों के साथ करवा रहा हूं। 5,90,000 is the income of Mr. Ankit, aged 64 years. He is a resident senior citizen opting for the old tax regime. This is the slab rate that needs to be followed. तो पहले 3 लाख रुपए माफ है, पहले 3 लाख रुपए पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। फिर 3 लाख से 5 लाख रुपए 5%। तो यहां पर देखेंगे अगर अपन 5,90,000 रुपीज पर टैक्स निकाल रहे हैं तो फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, फिर 3 लाख से 5 लाख रुपए फॉर द नेक्स्ट 2 लाख आपका 10,000 निकल कर आएगा, क्योंकि 2 लाख का 5% 10,000, और 5 लाख यहां पर 5 लाख से 10 लाख के बीच की हमारी इनकम है, इट इज 5,90,000। तो 90,000 का 20% निकालेंगे, मतलब द इनकम अबव 5 लाख उसका 20% निकलेगा। तो 90,000 का 20% निकल कर आता है 18,000 रुपीज। सो द टोटल टैक्स लायबिलिटी इन दिस सिनेरियो विल बी 28,000 रुपीज। और जैसा हमारे दोस्त ने पूछा था कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगेगा वो 28,000 रुपीज पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, बट दैट इज नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, मगर क्योंकि मेरे दोस्त ने पूछा था तो मेरा फर्ज बनता है बताने का। 28,000 का 4% निकल कर आता है 1120। टोटल अगर अपन करें तो निकल कर आता है 29,120। लेकिन इस क्वेश्चन का यहां पर जो आंसर दिया हुआ है वो 28,000 दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को इग्नोर करने बोला गया था। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज 12,30,000 रुपीज। 12,30,000 रुपए पर क्या आप लोग मेरे लिए टैक्स निकाल सकते हैं? 12,30,000 रुपीज। इधर देखिएगा 12,30,000 इज मोर देन 10 लाख रुपीज। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स बेटा इस क्वेश्चन का यहां तक जो, क्योंकि मैंने अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं सिखाया था इसलिए 28,000 है। जब आप मेन एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे तो वहां पर आप 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़कर दिखाएंगे बेटा। तो वहां मेन एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 29,120। अब एक हमारा दोस्त हमसे पूछ रहा है, खुशी ने पूछा है, सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, क्यों लगाया जाता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज ऑल्सो a certain specific type of tax liability which is used for a specific purpose. As the name suggests, health and education. आप लोग देखते हैं हमारे भारत देश में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनको पैसा कहां से आता है? सरकार से आता है। और सरकार को पैसा कहां से मिलता है? हमारे से मिलता है इन द फॉर्म ऑफ HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, दिस इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर परचेजिंग S-400 आर्म्ड मिसाइल्स खरीदने के लिए नहीं यूज कर सकते। दे कैन नॉट यूज इट फॉर रेलवे कंस्ट्रक्शन, दे कैन नॉट यूज इट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन। दिस हैज टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड विच इज हेल्थ एंड एजुकेशन। सो दिस अमाउंट
In this question 1120 will be used by the government only for health and education and not for any other purpose. 12,30,000 रुपीज पर आप लोगों ने टैक्स निकाला, मैं भी फटाफट टैक्स निकालता हूं. 12,30,000 रुपीज, तो 2,30,000 रुपीज आपका 10 लाख से ऊपर वाला अमाउंट, उसका 30% प्लस 1,10,000, 1,79,000 रुपीज इज द टैक्स लायबिलिटी. 1,79,000 रुपीज इज द टैक्स लायबिलिटी. वेल डन गाइस. अब लास्ट सिनेरियो पर आते हैं और 34,80,000 रुपीज. लास्ट वाला केस का भी आंसर बताइए एवरीवन. 34,80,000 रुपीज का कितनी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी? सर आज लॉन्ग सेशन के लिए आज हमारी क्लास नहीं है. हाँ कर लेंगे, लॉन्ग ले लेंगे. आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर. आई जस्ट इंजॉय टीचिंग यू गाइस एंड देखते हैं कहां तक चलता है. हाँ जी 34,80,000 पर खुशी ने सबसे पहले आंसर कर दिया 8,54,000. तो जितनी इनकम 10 लाख से ज्यादा की है उस पर 30% प्लस 1,10,000 रुपीज. बट इफ आई आस्क यू समटाइम्स टू डू इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, यू विल डू इट विद थरो प्रेजेंटेशन. पूरा प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन को लिखने का टाइम नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम पूरा लिखेंगे, सॉल्व आउट करेंगे इन द मेन बैच ऑल्सो. इट विल नॉट बी ऑलवेज ऑन कैलकुलेटर, इट विल बी ऑन राइटिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. तो 34,80,000 रुपीज में से अगर मैं बोलूंगा एमसीक्यू की तरह सॉल्व आउट करना है तो आप 10 लाख रुपए माइनस करेंगे, इसमें से निकल कर आएगा 24,80,000, उसका 30% प्लस 1,10,000 निकल कर आता है 8,54,000. 8,54,000 रुपीज इज द टैक्स लायबिलिटी. और जब मेन एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे तो इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ेंगे. और जो हमारे दोस्त ने खुशी ने पूछा भी था कि सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जैसा मैंने बताया स्पेसिफिक पर्पस के लिए है. तो ये जो 1120 है ये तो सरकार किसके लिए यूज करेगी? हेल्थ और एजुकेशन के लिए यूज करेगी. बट दिस 28,000 कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस बाय द गवर्नमेंट. ये भी तो 28,000 रुपए हम सरकार को देंगे ना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. तो ये 28,000 रुपए सरकार किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकती है. ये वो चाहे तो ये भी हेल्थ के लिए यूज कर सकती है, चाहे तो ये रेलवेज में लगा दे, चाहे तो ये दोस्तों कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में लगा दे, चाहे तो ये दोस्तों कोई फ्लाइट खरीदने में लगा दे. समझ रहे? मतलब रफाइल जैसे फाइटर जेट्स खरीदने में लगा दे, ये उनकी मर्जी है. ऑलराइट गाइस, 8,88,160 after addition of health and education says well done into 1.04 plus equal 8,88,160. well done बेटा. क्या क्लियर हुआ दोस्तों? तो आज के सेशन का रिवीजन साथ साथ बीच बीच में रिवीजन होता रहेगा सो दैट आप लोग किसी भी पॉइंट को मिस आउट ना करें और कई बच्चे जो बाद में ज्वाइन करते हैं उनको भी समझ में आ जाए. अगर इंडिविजुअल ऑप्ट करता है फॉर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम विच इज द ओल्ड टैक्स रिजाइम, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर 3 स्लैब रेट्स हैं, जिसमें से पहली स्लैब रेट अभी हमारी कंप्लीट हुई है, जिसमें बोलते हैं फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल मैन और वुमेन, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, who is of the age of 60 years or more but up to 79 years at any time during the tax year, जिन्हें हम प्यार से सीनियर सिटीजन बोलेंगे. But it will also include a resident individual who is born on 1st April and attains the age of 60 years on 1st April 2027. उन्हें भी हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे. अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन आता है दोस्तों. क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पता है कैसे बोला जाता है? क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बोला जाएगा कि मिस्टर कीकू, ध्यान से देखिएगा, मिस्टर कीकू born on 1st April 1967. वो ऐसे बोलेंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि वो 60 साल का हो रहा है on 2027, 1st April 2027. वो उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, 1st April 1967 को बॉर्न हुआ था. And now they are asking you to compute the tax liability of Mr. Kiku according to the old tax regime. तो हमें क्या पता होना चाहिए दोस्तों कि वो डेट कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जहां तक 60 इयर्स का माना जाएगा. तो फॉर अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना
तो ये ईयर उठाना, ये ईयर उठाना और इसमें प्लस 60 ईयर्स करने की कोशिश करना। एक बार को 60 करते ही अगर ये 1 अप्रैल 2027 आ गया तो क्या कीकू भाई को अपन सीनियर सिटीजन मान लेंगे? हाँ या ना? हाँ। तो वो डायरेक्टली आपको ये नहीं बता रहे थे कि 1 अप्रैल 2027 को ही अटेन्ड द एज ऑफ 60 इयर्स, बट उन्होंने आपको क्वेश्चन में ये बता दिया कि कीकू भाई बॉर्न कब हुए थे। तो थोड़ा सा ना कान वो सीधा नहीं पकड़ते, घुमा के पकड़ते, इसीलिए बच्चों को लगता है कितना डिफिकल्ट पॉइंट था। अच्छा, अब मेरे को बताइए एवरीबडी इनटू द चैट बॉक्स, अगर कीकू भाई बॉर्न हुए हैं ऑन 1 अप्रैल 1966 तो क्या इन्हें अब सीनियर सिटीजन माना जाएगा? Instead of 1967, he is born on 1966. Will he be considered to be a senior citizen? Yes or no में आंसर करिएगा बस इन द चैट बॉक्स। Yes or no में आंसर करिए, क्या इन्हें सीनियर सिटीजन माना जाएगा मिस्टर कीकू को इन द सेकेंड सिनेरियो जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया है? हाँ या ना? लेट मी सी, सबसे पहले कौन आंसर करता है? द करेक्ट आंसर इज, फटाफट बताओ। यस। क्यों? कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर अब तो ये 1 साल पहले पैदा हुआ है, तो 1 साल पहले पैदा हुआ है तो दोस्तों ये तो 61 का हो गया ना, फिर तो ये 61 ईयर्स के हो गए ना। एंड बिकॉज ही हैज नाउ टर्न 61 ईयर्स, तो क्या कहीं ना कहीं दोस्तों वो ऑब्वियसली रेसिडेंट हो जाएंगे। अगर 1 साल पहले पैदा हुए मतलब क्या वो बड़े हैं? हाँ जी। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें हमें एग्जामिनेशन हॉल में याद करके जाना पड़ेगा। आ जाओ गाइस, मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्लैब रेट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स रिजाइम। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल मैन और वुमेन हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर, जिसकी उम्र कितनी है? 80 ईयर्स और मोर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिन्हें अपन प्यार से क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर सिटीजन। एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स दोस्तों, ये अंकल कभी भी ऊपर जा सकते हैं। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, सरकार ने कहा ये वो लोग हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, विद द सेम कंसेप्ट, विद द सेम पॉइंट दैट इफ यू अटेन द एज ऑफ 80 ईयर्स ऑन द 1 अप्रैल 2027, क्या उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा? हाँ जी, उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन माना जाएगा। तो अगर आप 1 अप्रैल ऑफ 2027 को 79 ईयर्स से 80 ईयर्स के हो गए तो क्या आपको सीनियर सिटीजन माना जाएगा या सुपर सीनियर सिटीजन? यू विल बी कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन एंड स्लैब रेट नंबर 2 अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम विल बी एप्लीकेबल। Everyone clear about it guys? आइए, what is the slab rate? अप टू 5 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक 20% एंड अबव 10 लाख रुपए दोस्तों 30%। तो जो 5% वाली स्लैब रेट थी वो गायब कर दी है, क्योंकि पहले अंडर द सीनियर सिटीजन स्लैब रेट पहले 3 लाख रुपए तक माफ था और 3 लाख से 5 लाख 5% था, 5 लाख से 10 लाख 20% था, 10 लाख से अबव 30% था। तो 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख से ऊपर वाला तो यहां पर सेम है, बट सरकार ने 5 लाख रुपए तक पूरा माफ कर दिया है। 5 लाख रुपए तक सरकार ने पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया है, 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक सिनेरियो मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे। Let's say Mr. X, aged 84 years, resident of India, opting for the old tax regime, and he has an income of 13,75,000 rupees, and you will have to compute tax liability including health and education cess, क्योंकि अब health and education cess की बात हो गई है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग मेरे को कैलकुलेट कर बताइए कि अगर मिस्टर एक्स की एज 13,75,000 रुपीज है, देन व्हाट विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी इंक्लूडिंग आफ्टर एडिशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मैं भी आप लोगों के साथ कैलकुलेट करता हूं दोस्तों। हाँ जी, मेरा आंसर आ गया है
मेरा आंसर आ गया है गाइस, फटाफट कैलकुलेट कर कर बताइए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 13,75,000 पर अपने आप अब ये स्लैब रेट लगाइए, उसके बाद देयर आर 2 more क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू गाइस। 13,75,000 पर सर सबसे पहले 5 लाख रुपए तक आपकी जो टैक्स लायबिलिटी रहेगी दैट विल बी निल, करेक्ट। 5 लाख से 10 लाख पे 20% लगता है, मतलब अगले 5 लाख पर 20% दैट विल बी 1 लाख रुपीज। एंड अबव 10 लाख मोर देन 10 लाख रुपीज उसका 30%, मोर देन 10 लाख से 30%, तो 3,75,000 पर 3,75,000 का 30% निकल कर आता है 1,12,500। टोटल निकल कर आता है 2,12,500 और इस पर ऐड करेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपका आंसर निकल आएगा 4% निकाला तो निकल कर आया 8,500 प्लस इक्वल्स टू 2,21,000। क्या सबका यही आंसर आया? वेल डन। अब आ जाओ गाइस, compute the tax liability of Mrs. Charu, aged 82 years, resident of India, in the following cases, assuming she opts out of the default tax regime. Again, उन्होंने opt out कराया of the default tax regime, मतलब Mrs. Charu is opting for the old tax regime. She is the resident of India, aged 82 years, तो सुपर सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए स्लैब रेट नंबर 2 एप्लीकेबल होती है। तो स्लैब रेट नंबर 2 में पहला पॉइंट 8,70,000 रुपीज है, 8,70,000 रुपए की इनकम है। तो व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी गाइस, फटाफट कैलकुलेट कर कर बताइए। 8,70,000 पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी एवरीबडी? विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करना है, क्योंकि यहां पर बोला हुआ है इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वी विल हैव टू इग्नोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इन दिस सिनेरियो। तो द टैक्स लायबिलिटी इन दिस स्कीम विल कम आउट टू बी 18,500। कह रहे क्या बात कर रहे हो राठी जी? अब देखो कई बार बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको दिमाग में सेट हो जाता है कि पहली एक लिमिट माइनस करने के बाद 5% लगाना होता है, जबकि इस केस में 5% नहीं है, इस केस में डायरेक्टली 20% है। तो आउट ऑफ 8,70,000 5 लाख रुपए माइनस करो तो निकल कर आएगा 3.7 लाख रुपीज, और 3.7 लाख का दोस्तों 20% निकल कर आएगा 3,70,000 का 20% निकल कर आता है 74,000 रुपीज। ऑलराइट गाइस, देखो जी 74। दूसरा 26,75,000 रुपीज पर टैक्स लायबिलिटी निकालिए नाउ। 26,75,000, तो 10 लाख रुपए तक तो माफ है, अप टू 10 लाख रुपए, ओ सॉरी 10 लाख रुपए तक आपको 1 लाख रुपीज का टैक्स देना है, और 10 लाख से बाद 30%। तो आउट ऑफ 26,75,000 अगर हम 10 लाख रुपए हटा दें तो बचता है 16,75,000। इसका 30% प्लस 1 लाख रुपीज निकल कर आता है 6,02,500। ऑलराइट गाइस, इसको प्रेजेंटेशनली करना हो तो मैं वो भी करके दिखा देता हूं ऑन द राइट हैंड साइड। 26,75,000 रुपीज, जिसमें पहले 5 लाख रुपए निल, अगले 5 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए, मतलब 5 लाख का 20%, एंड 16,75,000 रुपीज का 30% निकल कर आता है 5,02,500। तो टोटल निकल कर आता है 6,02,500। और मेन एग्जामिनेशन हॉल में क्या हमें यहां पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी जोड़ना होगा? हाँ जी, तो वो भी जोड़ देते हैं गाइस। टोटल निकल कर आएगा 6,26,600। ये आपका, मैं अभी से धीरे धीरे आदत डलवा रहा हूं सो दैट इस चीज को अपन ना भूले नहीं। So this brings us to the end of the second slab rate, which is applicable for resident senior citizen, resident super senior citizen, for the persons who are of the age of 80 years or more at any time during the previous year. Now we head on to the last slab rate under the old tax regime.
आइए गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहां पर एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, it is not only covering individuals, it is also covering family, HUF, it is also covering AOP, association of persons and body of individuals। तो यहां पर दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंगली मेंशन किया गया है, कहते हैं फॉर इंडिविजुअल्स मैन और वुमेन अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। तो यहां पर एक वर्ड जो हर जगह यूज हो रहा था इन द फर्स्ट टू स्लैब रेट्स, वो हटा दिया गया, और वो वर्ड क्या था? रेसिडेंट। एज यू कैन सी गाइस, पहले वाले इसमें भी रेसिडेंट वर्ड यूज हुआ, दूसरे वाले केस में भी रेसिडेंट वर्ड यूज हुआ, लेकिन तीसरे वाले केस में दे हैव रिमूव्ड द वर्ड रेसिडेंट। तो तीसरे वाले केस में बेसिकली जो यहां पर इंडिविजुअल है उसके दो कैटेगरीज बन गई। एक, नॉन रेसिडेंट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नॉन रेसिडेंट पहली दो स्लैब में नहीं जा सकते, क्योंकि पहली दो स्लैब्स कैटेगरिकली बोलती है कि इसमें सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल आएंगे। तो नॉन रेसिडेंट आएंगे दोस्तों, एंड दूसरा रेसिडेंट आएंगे लेकिन अप टू 59 ईयर्स वाले, क्योंकि अभी तक रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी उम्र 59 ईयर्स तक है उनके बारे में अभी तक कोई भी बात नहीं हुई थी। पहली स्लैब रेट की बात थी 60 से 79, दूसरी स्लैब रेट की बात थी 80 एंड अबव। लेकिन for what will happen for the residents who are up to 59 years, उनके लिए थर्ड स्लैब रेट, एंड नॉन रेसिडेंट नो एज लिमिट। नॉन रेसिडेंट तो दोस्तों थर्ड कैटेगरी में ही आएगा, नो एज लिमिट। ऑलराइट गाइस, इसके अलावा रेसिडेंट अप टू 59 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इनके अलावा दोस्तों थर्ड स्लैब रेट में कौन कौन आएंगे? HUF, AOP, BOI। AOP का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, डिटेल डिस्कशन विल फॉलो इन द मेन बैच। BOI स्टैंड्स फॉर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये दोस्तों ये सब के सब थर्ड स्लैब रेट में आएंगे, क्योंकि पहले दो स्लैब रेट में दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब यू वोंट बिलीव, जब मैं एज अ सीए स्टूडेंट था तब भी ऐसे तीन अलग अलग स्लैब रेट्स थी, और हमारे को कंफ्यूज करने के लिए जो आया मैं आपसे पूछने वाला हूं। मेन एग्जामिनेशन हॉल में आया दोस्तों हमें कंफ्यूज करने के लिए, एंड आई वुड वांट यू गाइस टू हेल्प मी आउट। क्वेश्चन आया दोस्तों, टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो कर्ता जो सिग्नेटरी हैं, वो उनकी एज बोली गई कि 65 ईयर्स है, 65 ईयर्स, और ये बोला गया कि वो रेसिडेंट है। तो मेरा आप लोगों से सवाल आता है दोस्तों, माय क्वेश्चन टू यू गाइस एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू आंसर मी फटाफट, कि इस केस में इफ दे आर आस्किंग यू टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ HUF, और क्वेश्चन में बोला गया है कि HUF के जो सिग्नेटरी करता है उनकी एज 65 ईयर्स है और वो रेसिडेंट है, तो हमें स्लैब रेट नंबर 1 लगानी है या स्लैब रेट नंबर 3? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, फटाफट मेरे को बताइए गाइस, फटाफट मेरे को बताइए कौन सी वाली स्लैब रेट लगेगी, स्लैब रेट नंबर 1 और स्लैब रेट नंबर 3? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। हाँ जी, स्लैब रेट नंबर 3, स्लैब रेट नंबर 3 विल बी एप्लीकेबल गाइस, ये वाली ही एप्लीकेबल होगी। क्यों? वाई विल दिस बी मेड एप्लीकेबल गाइस? क्योंकि सरकार ने क्लियरली बोला है कि आप जिसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हो वो HUF है। हाँ, HUF क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो HUF खुद साइन नहीं कर सकता है, तो HUF के सिग्नेटरी करता होते हैं, which is the senior most member of the family. All right guys, by age, जिसमें मेल फीमेल की बात नहीं होती। तो इन दिस सिनेरियो सरकार ने, और जो बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ करी दोस्तों, उन्होंने फर्स्ट स्लैब रेट अप्लाई कर दिया और उनका टैक्स लायबिलिटी गलत आई। बट इन केस ऑफ HUF, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज और रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कर्ता, HUF के लिए स्लैब रेट नंबर 3 ही अप्लाई करी जाएगी। आ जाओ गाइस, एंड व्हाट इज द स्लैब रेट? व्हाट इज द स्लैब रेट गाइस?
कहते हैं अप टू 2,50,000 रुपीज देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी. From 2,50,000 rupees to 5 lakh rupees, 5% is the rate of tax that we need to apply on income above 2.5 lakh रुपए, 2,50,000. 5 लाख से 10 लाख तक 12,500 तो देना ही देना है, प्लस 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स 5 लाख रुपीज. एंड लास्ट मोर देन 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा है तो 1,12,500 तो देना ही देना है, प्लस 30% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड 10 लाख रुपीज. तो इनकम जितनी 10 लाख से ज्यादा है उसका 30% प्लस 112,500, 1,12,500. ऑलराइट गाइस, अब इधर ध्यान से देखिएगा एवरीवन गाइस, अप टू, अब एक क्वेश्चन बनाता हूं तो आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दैट क्वेश्चन. लेट्स से दोस्तों, एक इंसान है मिस्टर क्यू, एजेड 75 ईयर्स, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नॉन रेसिडेंट, तो अगर नॉन रेसिडेंट है तो क्या दोस्तों स्लैब रेट नंबर 1 अप्लाई करेगी? नहीं, स्लैब रेट नंबर 3 विल बी मेड एप्लीकेबल. एंड ही हैज इनकम ऑफ, लेट्स से ले लेते हैं 18,90,000 रुपीज, 18,90,000 रुपए. तो एक बार प्रेजेंटेशन के साथ करते हैं, देन वी विल हेड ऑन टू अ क्वेश्चन जहां पर अलग अलग तरीके के पॉइंट्स रहेंगे. अप टू 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक कितना टैक्स है गाइस? निल. 2.5 लाख से 5 लाख, मतलब फॉर द नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज द रेट ऑफ टैक्स दैट वी नीड टू अप्लाई इज 5%. तो 2.5 लाख का 5% निकल कर आता है 12,500 रुपए. फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, 1 लाख रुपए, क्योंकि हमें यह देखना होता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है. एंड लास्ट 10 लाख से ज्यादा जितनी इनकम है विच इज 8,90,000 रुपीज, उसका 30% निकल कर आता है 2,67,000 रुपीज. तो टोटल अमाउंट जो आपका निकल कर आया टैक्स लायबिलिटी का, दैट इज 3,79,500 रुपीज. हाँ, इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और जुड़ेगा. मजा आया दोस्तों इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब हमारा दोस्त जो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं गाय. हाँ जी, यहां पर देखो, ये हमारा दोस्त कितना प्यारा सा लग रहा है. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सर, व्हाट इफ अ नॉन रेसिडेंट whose age is 60 years or above, will he be allowed 3 lakh rupees as first exemption limit? क्या उन्हें 3 लाख रुपए की फर्स्ट एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा? बताओ बताओ बताओ. नहीं गाइस. इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के केस में स्पेशल रेट्स ऑफ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन आर नॉट एप्लीकेबल. कहते हैं इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स स्पेशल रेट्स ऑफ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन आर नॉट एप्लीकेबल. Therefore, a non-resident whose age is 60 years or more shall only be allowed 2,50,000 rupees as first exemption limit instead of 3 lakh or 5 lakh as the case may be. As the case may be भी था. All right guys, ये तो आप लोगों को मैंने ऊपर भी समझा दिया था. हमारा दोस्त पूछ रहा था एक बार और, तो फिर चलो भाई एक बार और समझा दिया. आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4. क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हैं? हर एक प्रोविजन के बाद वी आर गोना सॉल्व आउट क्वेश्चंस, वी आर गोना हैव एग्जांपल्स एंड आप लोगों को बड़ा मजा आएगा. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस इग्नोरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. अज्यूम ऑल द बिलो असेसीज हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. तो उन्होंने ऑप्ट आउट करा है ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. ठीक है भैया, ऑप्ट आउट करा है मतलब वो ओल्ड टैक्स रिजाइम ऑप्ट कर रहे हैं. तो देयर आर 4 सिनेरियोज. अशोक एंड सन्स हैविंग इनकम ऑफ 9,20,000. कर्ता की एज 60 इयर्स है, कर्ता इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब जब हम HUF की इनकम निकाल रहे हैं गाइस, तो हमारे लिए कर्ता की एज एंड कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस डज नॉट मैटर. हमें थर्ड स्लैब रेट ही लगानी पड़ेगी. एंड 9,20,000 रुपीज पर अगर आप थर्ड स्लैब रेट यहां पर लगाएंगे तो फटाफट निकालते हैं दोस्तों 9.2 लाख रुपीस पर. पहले 2.5 लाख रुपए निल, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500
और 5 लाख से 9,20,000, तो 4,20,000 आता है, उसका 20% निकल कर आएगा 84,000 रुपीज। टोटल निकल कर आएगा दोस्तों 96,500 रुपीज, ये निकल कर आएगा। हाँ, ये बात मैं फिर बता दूं, उतनी ही सच है कि इसमें आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में क्योंकि इग्नोरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोला था, इसलिए 96,500 पर हमारा आंसर रुक गया। नेक्स्ट केस, मिस्टर पुनीत, नॉन रेसिडेंट, एजेड 76 ईयर्स। अब नॉन रेसिडेंट के केस में दोस्तों एज वगैरह मैटर नहीं करती। अगेन थर्ड स्लैब रेट विल अप्लाई एंड ही हैज एन इनकम ऑफ 10,70,000 रुपीज। 10,70,000 रुपए की इनकम है, तो 10,70,000 रुपए पर कितना टैक्स लगेगा? अब फटाफट कैलकुलेट करेंगे। 10,70,000 रुपए है ना, तो 70,000 रुपए पर 30% इंटू प्लस 112,500, तो 1,33,500 will be the tax liability, and this is how you can just quickly calculate. आप लोग फट झटपट कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। 1,33,500 इस वाले केस का आंसर देखते हैं वह मैच करता है कि नहीं। हाँ जी, मैच कर गया। अब दोस्तों नेक्स्ट वाला सिनेरियो आप लोगों के लिए, एंड आई एम गिविंग यू 60 seconds to do it by yourself. Mrs. Radhika, resident of India, born on 1st April 1967, having an income of 45,80,000 rupees. 45,80,000 रुपए की इनकम है। फटाफट कैलकुलेट कर बताइए। ₹45,80,000 रुपीज की इनकम है। कैलकुलेट कर बताइए गाइस, फटाफट एवरीवन। मेरा आंसर आ गया है। क्या आप लोगों का आंसर आया है? कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों, गलतियां करनी पड़ेंगी। 2,03,500 इज नॉट द करेक्ट आंसर, दैट्स वे टू लो। फिर से कैलकुलेट करो खुशी बेटा। Haji guys, the correct answer is 11,84,000 rupees. Correct answer कितना है guys? 11,84,000 rupees. And how did we arrive at 11,84,000 rupees guys? 11,84,000 हमारा कैसे आया, इधर देखेंगे फटाफट एवरीबडी। सबसे पहला दोस्तों आपका 45,80,000 रुपीज पर स्लैब रेट नंबर 1 लगेगी। स्लैब रेट नंबर 1 वाई? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड बॉर्न ऑन 1st April 1967, तो ये क्या ऑन 1st April 2027 विल शी टर्न टू बी अ सीनियर सिटीजन? यस, वो सीनियर सिटीजन बन जाएंगी। और सीनियर सिटीजन के केस में दोस्तों हमारे को कौन सी स्लैब रेट लगानी पड़ती है? सीनियर सिटीजन के केस में द स्लैब रेट दैट वी नीड टू अप्लाई इज, पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 से 5 लाख रुपए 5%, 5 से 10 लाख रुपए 20% एंड अबव 10 लाख रुपए 30%। ऑलराइट गाइस, तो 0 से 3 लाख रुपए तक माफ होता है ना दोस्तों। तो इधर देखिएगा, मैं यहां पर करता हूं फर्स्ट 3 लाख रुपीज नील, 3 लाख से 5 लाख, नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पर एट द रेट 5% 10,000, नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर एट द रेट 20% 1 लाख रुपीज, एंड रिमेनिंग 10 लाख के बाद जितना अमाउंट आपका बचा 35.8 लाख रुपीज का 30%। 35,80,000 का 30% निकल कर आता है 10.74 लाख, तो 10,74,000 टोटल करेंगे गाइस तो निकल कर आएगा 11,84,000 रुपीज। और इस पर आप 4% ऐड कर सकते हैं, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस?
Everyone clear about this point? मजा आया? एंड लास्ट केस करिए, 14,56,000, 14,56,000। हाँ जी गाइस, 14,56,000। After health and education cess plus 1,10,000 into 1.04, 12,31,360 बिल्कुल सही। फटाफट कैलकुलेट करिए गाइस, 14,56,000 पर कितनी टैक्स लायबिलिटी होगी फॉर एन एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग इनकम ऑफ 14,56,000। फटाफट बताइए गाइस। इसमें फर्स्ट, हाँ जी, एओपी के लिए दोस्तों थर्ड स्लैब रेट ही लगती है, ध्यान रखना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन थर्ड स्लैब रेट में ही आता है। फटाफट बताइए। पहले 2.5 लाख रुपए माफ, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, अब 10 लाख 30%। टोटल इस पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी वो 2,49,300 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकल कर आएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? मजा आया? इन ऑर्डर टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, in order to compute the tax liability, क्या मजा आया? हाँ या ना? 246,800, 246,800 क्यों? टू 46,800 कैसे आएगा बेटा? आपने फर्स्ट स्लैब रेट लगा दी खुशी बेटा। एओपी तो फर्स्ट स्लैब रेट में आता ही नहीं है, थर्ड स्लैब रेट में आता है। 246,800 माइनस 249,300, 2500 का वही डिफरेंस है। ये देखो 249,300, $110 क्यों ऐड किया? 112,500 होगा ना बेटा, 112,500, 112,500 होगा ना बेटा। आप थर्ड स्लैब रेट में हो। याद आ गया? याद आ गया बेटे? अब इधर ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंडिविजुअल इज बोर्न ऑन 1 April 1947. He is resident in India during the tax year 2026-27. हाँ जी गाइस, the first exemption limit applicable to him shall be, the first exemption limit applicable to him shall be, कितना होगा गाइस? फटाफट बताइए। एवरीबडी हैज टू आंसर मी। फर्स्ट, अगर 1947 में बॉर्न हुए हैं तो मैंने क्या बोला था, एक बार अगर आप 60 इयर्स ऐड करके देखोगे तो 1947 में प्लस 60 ऐड किया तो ये तो 2007 ही आया। हमें तो 2027 के आसपास देखना है, तो अब हम इसमें 80 इयर्स ऐड करेंगे।
अगर इसमें 80 ईयर्स का ऐड किया तो निकल कर आया दोस्तों 1 अप्रैल 2027। तो 1 अप्रैल 2027 को जो इंडिविजुअल हैं दोस्तों वो 80 साल के हो रहे हैं, तो जो फर्स्ट एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी अंडर द ओल्ड टैक्स रिजाइम वो कितने की मिलेगी गाइस? 5 लाख रुपए की मिलेगी। सी इज द करेक्ट आंसर। वो रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन हो गए ना। सर सच बताइए सीए बनने के बाद हमारी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी? बेटा जब तक आप लोग सीए बनेंगे आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो पैकेज रहेगा करीब 15 से 20 लाख के बीच में रहना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आप कहां ज्वाइन करते हैं, इससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन एक एवरेज बता रहा हूं मैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से अगर कहीं स्टार्टिंग करते हैं और अगर आपने कहीं कुछ रैंक वैंक लेकर आते हैं, जैसे आपने कहा टैक्सेशन में 90 लेकर आते हैं, तो इट कैन गो अप टू 25 to 30 lakhs इजीली। हाँ जी गाइस, क्या क्लियर हुआ? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, बार बार गड़बड़ियां होती है, लेकिन ठीक है क्लास में हम जितनी गलतियां करना चाहें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब मेन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तब वहां पर हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। क्या मजा आया गाइस? मूविंग ऑन गाइस विद अ क्विक रिकैप। हर सेशन के एंड में अपन एक रिकैप लेंगे दोस्तों, और आज हम लोगों ने किया था, आज इट वाज ओनली द प्रैक्टिकल पोर्शन दैट वी डिड, एंड दैट वाज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजाइम अकॉर्डिंग टू द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल man or woman who is of the age of 60 years or more but up to 79 years at any time during the previous year, any time during the tax year, sorry, which we categorically call as senior citizens, including for all those who attain the age of 60 years on 1st April 2027, उन्हें भी हम senior citizen मानेंगे। पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। फिर हम सेकंड स्लैब रेट पर पहुंचे जहां देखा फॉर हाँ जी गाइस, फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल मैन और वुमेन हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिन्हें हम प्यार से सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल दोज हु अटेन द एज ऑफ 80 इयर्स ऑन 1st April 2027, 5 लाख रुपए तक माफ, 5 लाख से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। Third category for individuals, man or women other than those mentioned above, HUF, AOP, BOI and artificial judicial person, जिसमें individuals non-resident irrespective of the age and resident up to 59 years, उनके लिए पहले 2.5 लाख रुपए माफ, 2.5 से 5 लाख रुपए 5%, 5 से 10 लाख रुपए 20% and above 10 लाख रुपए 30% will be levied. Everyone, चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, और कल हम करेंगे जीएसटी का बेसिक्स, बिकॉज दीज आर डेमो लेक्चर्स गाइस। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं कि क्या क्या होता है, हाउ आर वी गोना कैलकुलेट। जैसे इनकम टैक्स इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल, सॉल्विंग आउट विद नंबर्स। जीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। कई जगह आपको लगेगा सर थ्योरी ज्यादा हो रहा है, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, आई एम गोना मेक इट फन फॉर यू गाइस and you guys are gonna enjoy every moment of it. All right guys, राधे राधे and see you soon. अभी मेरे हेडफोन्स भी डिस्चार्ज हो गया है सही टाइम पर। All right guys, चलो जी अपना ध्यान रखो, मिलते हैं जल्दी इन टुमारो सेशन। बाय बाय, अलविदा।